मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर, जहां से दोस्तों आते हैं एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 का प्रारंभ करने जा रहे हैं और भाग 5 में आज जो हमारी चर्चा होगी वह राष्ट्रपति से संबंधित होगी। इससे पहले हमने आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में समस्त जानकारियां, जी हां दोस्तों, उपलब्ध करा दी हैं। थोड़ा सा टॉपिक छोटा था, इसलिए राज्य के नीति निदेशक तत्व के साथ जोड़ करके बताना पड़ा। दोस्तों, आइए देखते हैं आज राष्ट्रपति का यह पहला पार्ट है और यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और कौन कौन से पार्ट से महत्वपूर्ण हैं, इन सारी चर्चा पर जी हां दोस्तों हमें करनी ही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अपना शुरू करते हैं सिलसिला। तो आज हमारा स्टार्टिंग कहाँ से है दोस्तों? हमें भाग 5 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाग 5 पढ़ना है। और भाग 5 में आप जानते हैं संघ को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? संघ को पढ़ना है। जो भारतीय भाग संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 52 से लेकर के 151 के मध्य में है। कहाँ से? 52 से लेकर के 151 के मध्य में दिया गया है। तो फिर इसी के बारे में आज चर्चा करनी है कि 52 से लेकर के 151 के बीच में क्या क्या है, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। और कौन कौन सा पार्ट कितने अनुच्छेदों से संबंधित है, यहाँ से भी देख ही लेते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज संघ पढ़ने वाले हैं ना। जी हाँ दोस्तों, संघ पढ़ने वाले हैं। और संघ का उल्लेख हमने कहा कि भाग 5 में है, याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 52 से लेकर के, किससे? 52 से लेकर के 151 के मध्य में है। आइए देखिए क्या है दोस्तों, संघ के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो संघ के अंदर जो आते हैं दोस्तों वह कार्यपालिका आती है। जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका आती है, आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका आती है, कार्यपालिका। फिर उसके बाद आती है विधायिका, विधायिका। और फिर उसके बाद आता है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। और फिर आपका आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। ठीक है, CAG जिसको कैग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हैं आपके संघ के 4 पार्ट। संघ के क्या हैं दोस्तों? 4 पार्ट। अब देखिए जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 मध्य में। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के मध्य में क्या है भैया? आपकी कार्यपालिका है। और जो विधायिका है वह अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक में दी गई है। कहाँ तक? 123 तक में दी गई है। और उसके बाद जो 123 आता है, नो डाउट यह कार्यपालिका का पार्ट है, लेकिन यहाँ विधायिका से ही जोड़ लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ तक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए 123 एक तरह से अल्पावधि कानून है और कानून का उल्लेख तो कहाँ होगा? विधायिका में ही होगा ना। तो जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में दिया गया है। कितना? 124 से लेकर के 147 के मध्य में दिया गया है। और जो CAG का उल्लेख है वह 148 से लेकर के 151 के मध्य में दिया गया है। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों, 4 संघ के महत्वपूर्ण पार्ट। आज हमें बात करनी है किस पर? कार्यपालिका के बारे में। तो अब हमें कार्यपालिका से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमारी कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका
के भी कई भाग होते हैं, आप जानते होंगे। कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ से है? 52 से लेकर के 78 के मध्य में, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। फिर उसके बाद आपके उपराष्ट्रपति आते हैं। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद आपकी मंत्री परिषद आती है। कौन आती है? मंत्री परिषद आती है। मंत्री परिषद में ही है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हम कार्यपालिका में इन्हें बाहर भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपका जो आता है कार्यपालिका में, वह आते हैं महान्यायवादी। कौन आते हैं? महान्यायवादी आते हैं। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 63 में है। मंत्री परिषद का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 74 में है। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 75 में है। महान्यायवादी पद का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 76 में है। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखे गए हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों मैचिंग में। कहता है सुमेलित कीजिए, प्रश्न देखिए कैसे पूछ लेता है, सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है वो क्या करना है? जैसे एक तरफ क्या होता है, पद दे देता है महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी। फिर दे दिया दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों। फिर उपराष्ट्रपति पद दे दिया, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, जी हाँ। और फिर एक दे दिया आप कहानी क्या, राष्ट्रपति। ऐसे 4 दे दिए ABCD कर करके। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 इधर भी बना दिया आपका 4 तक, और इधर ABCD एक हमेशा याद रखिएगा, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपके ये 4 पार्ट हुए। अब इनको मिलाना है। क्या कह रहा है? यहाँ दे दिया अनुच्छेद 52, ठीक है, अनुच्छेद 52, इधर दे दिया अनुच्छेद आप कहानी क्या 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 दे दिया। फिर आपका दे दिया दोस्तों क्या, अनुच्छेद 76, और इधर दे दिया अनुच्छेद 63। अब देख लीजिए दोस्तों, इसको मैचिंग कराना है। अब मैचिंग तभी करा सकते हैं आप लोग जब जानते होंगे, जाहिर सी बात है, अगर नहीं जानेंगे तो आंसर तो गलत होगा ही होगा। तो फिर देख लीजिए, यहाँ बड़ा छोटा प्रश्न है ये। महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 76 में है। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद मतलब 75 में ही है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में है। तो इस तरह मिलाने के लिए भी प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो इनको भी, आजकल प्रश्नों का ट्रेंड इसी तरह डेवलप हुआ दोस्तों। ज़्यादातर प्रश्न कथन कारण या फिर जी हाँ सुमेलित करने से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत शानदार बातें हैं। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। अब कार्यपालिका में हम लोग जो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं वह राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। जी हाँ दोस्तों, जिसको कहा जाता है देश का प्रमुख पद। देश का प्रमुख पद है ये। देश का प्रमुख पद कौन है? देश का प्रमुख पद आपका राष्ट्रपति का है, प्रमुख पद। इसीलिए दोस्तों प्रमुख पद होने के कारण ही राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र अध्यक्ष भी कहा जाता है। साथ ही राष्ट्रपति क्या होते हैं भैया? देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। क्या होते हैं? देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? देश के प्रथम नागरिक होते हैं आपके राष्ट्रपति। साथ ही आपके
तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं के अगर कोई प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कोई होता है तो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। युद्ध की याद रखिएगा दोस्तों, युद्ध का आगाज हो, ठीक है, मतलब युद्ध की शुरुआत हो या युद्ध की समाप्ति हो, यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। युद्ध आगाज हो या फिर शांति हो, इन दोनों में राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्यता होती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली को अपनाया है। क्या अपनाया है? संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली अपनाया है, संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली, ठीक है, व्यवस्था प्रणाली को अपनाया है। अब देखिए दोस्तों, जो संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब इसमें होता क्या है ये जानिए। यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्र स्तर है ना दोस्तों, उस केंद्र स्तर पर कहने का मतलब दो प्रधान होते हैं। कितने? दो प्रधान होते हैं। एक वास्तविक प्रधान होता है और एक नाम मात्र का प्रधान होता है। एक क्या होता है दोस्तों? वास्तविक प्रधान होता है, एक नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान। अब वास्तविक प्रधान कौन, नाम मात्र का प्रधान कौन? तो नाम मात्र का प्रधान जो होते हैं दोस्तों, ब्रिटेन में राजा होते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है? राजा बोल सकते हो या ताज बोल सकते हो, ताज होते हैं। जबकि वास्तविक प्रधान वहां के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो नाम मात्र का प्रधान हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। भारत में जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। जिस तरह ब्रिटेन में ताज का पद है, उसी तरह हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है। बाकी हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जो होते हैं वह वास्तविक प्रधान ही होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान ही होते हैं। तो इस तरह आप यहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि यह बहुत जो जरूरी पार्ट ये बनता है कि आखिर वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री क्यों? वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री क्यों? आप जानते हैं कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार सबसे प्रमुख कौन है? जनता है। कौन है? जनता है। और जनता से सीधे सीधे कौन जुड़ा होता है दोस्तों? राष्ट्रपति नहीं जुड़ते हैं, प्रधानमंत्री जुड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों यह लोकसभा में आप जानते हैं एक बहुत बड़े पद को धारण करते हैं और लोकसभा जनता का सदन कहलाता है। इसलिए जी हाँ दोस्तों, जो वास्तविक प्रधान बनते हैं वह प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति क्या होते हैं दोस्तों? नाम मात्र के प्रधान होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कुछ देशों में राष्ट्रपति जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते के आते हैं, लेकिन हमारे देश में जो है दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। वहीं संयुक्त राज्य अगर अमेरिका को देखेंगे आप, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं वो कैसे आते हैं दोस्तों? वह सीधे सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अभी आपने देखे होंगे जो बाइडेन साहब का नाम सुने होंगे, जो इस समय आपके नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाद क्या किए हैं दोस्तों? स्थान ग्रहण किए हैं ना। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए। 20 जनवरी 2021 का यह सिलसिला है, क्या बताइएगा जरूर, बहुत जरूरी है ये जानना चाहिए आपको। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडेन साहब का जब सीधे मतदान हो रहा था तो देखे होंगे पोलिंग बूथ खुल रही थी ना, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के नहीं, जी हाँ दोस्तों, जैसे कैलिफोर्निया, वाशिंगटन एक वहाँ का राज्य भी है, वाशिंगटन डीसी वहाँ की राजधानी है। दोनों में अंतर है, ये बातें हैं, एक पूर्व में है तो एक पश्चिम में है। जो राज्य है वो पश्चिम में है, जो राजधानी है वो पूर्व में है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं
हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमने एक शब्द बोला है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है। इसीलिए जब देश में क्या होती है, जनगणना होती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले राष्ट्रपति से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है। राष्ट्रपति से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और स्वतंत्रता के बाद देश में सबसे पहली जनगणना अगर किसी की हुई थी तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हुई थी, क्योंकि एक बार रेलवे में ये प्रश्न पूछ लिया था घुमा फिरा करके, नहीं तो कहीं यहां भी ना आ जाए, इसलिए हमने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद आप कहानी स्टार्ट करते हैं तो हेडिंग बनेगी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद है भैया 52। क्या है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? जी हाँ दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का, देश का एक राष्ट्रपति होगा या भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कहने का मतलब इसका यह हुआ कि जो राष्ट्रपति का पद है वह कभी भी रिक्त नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद वह क्या है दोस्तों? कभी भी रिक्त नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे ही अगर किसी कारणवश रिक्त होता भी है तो तुरंत कोई ना कोई इसको पद क्या कर लेगा दोस्तों? धारण कर लेगा। अब कोई ना कोई क्या, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति ग्रहण कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो मुख्य होंगे वह धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह क्या है आपका, भारत में एक राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख दिया है भारतीय संविधान के अनुसार, वह कहां दिया है? तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहां है भैया? अनुच्छेद 52 में है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहां है? तो अनुच्छेद 52 में है, याद रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यह बनता है अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 53 से। अनुच्छेद 53 से क्या प्रश्न बन सकता है कि जो दोस्तों संघ की कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका, जी हाँ दोस्तों, संघ की कार्यपालिका। अब देखिए दोस्तों, जो संघ की कार्यपालिका है, तो संघ की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का जो शक्ति होती है समस्त, वह राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखिएगा। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की, नोट कर लीजिएगा, संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखिए दोस्तों, संघ की कार्यपालिक शक्ति समस्त राष्ट्रपति में निहित होती है। अब संघ की बहुत सारी कार्यपालिक शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कार्यपालिक शक्ति मिलेगी, आपको वित्तीय शक्ति मिलेगी, आपको संसदीय संबंधी शक्ति मिलेगी, आपको विधायी संबंधी शक्ति मिलेगी, आपको आपात उपबंध वाली शक्ति मिलेगी। आपको याद रखिएगा दोस्तों, मतलब बहुत प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को क्या है? प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को क्या है? प्राप्त हैं, याद रखिएगा। तो इन शक्तियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम राष्ट्रपति की एक एक करके जितनी भी शक्तियां बनती हैं उन सभी शक्तियों पर क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां बनती हैं उन समस्त शक्तियों के, याद रखना दोस्तों, बारे में बातें की जाएंगी। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था ना? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नहीं, अब चलते हैं आगे की तरफ। अनुच्छेद 54, ठीक है, अनुच्छेद 54 पर बात करते हैं। देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54, यह किससे संबंधित है? डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित।
अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 आप सीधा सीधा बोल देंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये बने कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है और क्यों नहीं लेता है, तो वो जान लेते हैं अब। तो दोस्तों राष्ट्रपति के जो भी मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन होता है और निर्वाचन में जो जो लोग भाग लेते हैं उनके समूह को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाचक, ठीक है, निर्वाचक मंडल, ये निर्वाचक मंडल, ठीक है। निर्वाचक मंडल। अब देखिए दोस्तों निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा है। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य, संसद के, जी हाँ दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य। अब देखिए दोस्तों संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य का मतलब यहाँ क्या है, तो संसद के दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं। ये दो सदन कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो संसद में दो सदन, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है दोस्तों लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। तो संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब देखिए दोस्तों राज्यसभा में जो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, मतलब सांसदों की, वह 233 है वर्तमान में। कितना है? 233 सांसद क्या होता है दोस्तों, निर्वाचित होकर के आते हैं। साथ ही साथ लोकसभा में अगर हम बात करें इस समय निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो 543 है। कितना है दोस्तों? 543। अगर हम 233 को 543 में ऐड कर दें तो दोस्तों कितना पहुंच जाएगा, कहने का मतलब 776 सांसद क्या करते हैं दोस्तों, इसमें भाग लेते हैं। कितने? 776 सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में वर्तमान में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। यहां से कई बार प्रश्न बनते हैं तो इनको ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों विधानसभा के, जो राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य समस्त राज्यों के हैं, याद रखना, यहाँ लिख लेना चाहे ना समझ में आए तो, समस्त राज्यों की, ठीक है, राज्यों की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य। अब देखिए दोस्तों कुल निर्वाचित सदस्य, आप वर्तमान में जान रहे हैं कि हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है। तो 28 राज्य में जितनी भी अर्थात राज्य हैं उनमें जैसे विधानसभा, जैसे हम उत्तर प्रदेश का ले लें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है, 403। अगर 403 निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों वह सब इसमें भाग लेंगे। इसी तरह दोस्तों हर राज्य की निकाल लेने पर, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, समस्त राज्यों की क्या है दोस्तों, जी हाँ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को जोड़ दो, जितने भी सदस्य आते हैं वह सब इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे, वह सब इसमें भाग लेंगे। अब ये नहीं दोस्तों, आपको बहुत बड़े प्रश्न आ जाते, कभी कभी क्या होता, कई बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि एकदम दिमाग तो एकदम उड़ जाता है। जैसे चलिए देख लेते हैं, एक बच्चा मान लीजिए प्रश्न पूछ सकता है कि सर ये बताइए, मान लीजिए कि उस समय क्या है कि कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है,
तो क्या उस राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी? तो दोस्तों कंडीशन देखिए क्या होता है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की सरकार को हटा दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, अगर वहां की विधानसभा भंग हो गई है, वहां की विधानसभा भंग हो गई है तो दोस्तों वह भाग नहीं लेगी। विधानसभा जो भंग हो गई है वह भाग नहीं लेगी, याद रखने वाली बातें हैं। अब और प्रश्न बन सकता है दोस्तों, अगर कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होना जरूरी होता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्यों हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको यह जानना चाहिए कि यहां पर संसद के दोनों सदन तो बने हुए हैं ना, तो इस तरह कई राज्यों में भी अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए था। यहां से ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों के, कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो इनको प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सीट है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, तो जिन राज्यों के साथ साथ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की सीटें हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश भी क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक है, प्रदेशों के, जी हाँ दोस्तों, प्रदेशों के कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कुल विधान सभा के, ठीक है, सभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखना दोस्तों, यहां से भी पूछा जाता है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। ठीक है, और कई लोग भाग भी नहीं लेते, ये भी दिख रहा है। तो पहले देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या टोटल है कितना, 776, वो भाग लेते हैं। समस्त राज्यों के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहां एक शब्द जरूर देखिएगा जो कभी कभी मन में से कंफ्यूजन नहीं आता है और ऐसे ही हम लोग आंसर देकर चले आते हैं। दोस्तों वहां पर लिख सकता है समस्त विधानसभा के कुल सदस्य, और जैसे ही कुल सदस्य कह दिया वैसे ही आप क्या है दोस्तों, गलती कर बैठे। लेकिन अब डाटा देखिए क्या बदला, ये है, ये इसको कहते हैं अपडेट रहना। दोस्तों अब जो डाटा आने वाला है उसमें कुल सदस्य ही लिख कर आएगा। क्यों आएगा लिख करके? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने वाली पार्ट थी कहां पर दोस्तों, आपके विधानसभा में, वह अब समाप्त हो गई है। 104वां संविधान संशोधन है जो 2019 में आया था, 2020 से लागू भी हो गया है। उसके तहत आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया गया है, हम समाप्त कर दिया है दोस्तों। मतलब अब मनोनीत करने की ये पद्धति समाप्त हो गई है। लेकिन संसद में अभी एक स्थान पर बनी है मेरे दोस्त, याद रखना, और वह कहां बनी है मनोनीत की प्रक्रिया, राज्यसभा में। कहां पर बनी है? राज्यसभा में। अच्छा चलिए प्रश्न ऐसे बन जाए, कुछ प्रश्न देखते हैं, मजा लेते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाए, क्या बन जाए प्रश्न, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, डैश। प्रश्न देखिए यहां से, प्रश्न, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं डैश, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। एक तरह से इनमें से देखना है कौन गलत है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और कौन सा गलत है ये सर्च करना है, ठीक है। राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों, कुल सदस्य। फिर तीसरा दे दिया है, जी हाँ दोस्तों, सी नंबर, विधानसभा के कुल सदस्य, विधान सभा के, ठीक है, सभा के कुल सदस्य, ठीक है, कुल सदस्य। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या दे दिया, इनमें से कोई नहीं गलत, इनमें से, ठीक है ना दोस्तों, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। अब देखिए आपको क्या झटका लगने वाला है, झटका क्या लगने वाला है। अब आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और इनमें से कौन गलत है वो सर्च करना है। तो राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, यहां मनोनीत नहीं आएंगे, याद रखिएगा। लेकिन यहां क्या कह दिया, लोकसभा के कुल सदस्य। जी हां मेरे दोस्त, वर्तमान में लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय यहां से भी समाप्त हो गए हैं, इसलिए ये सदस्य भी अब कुल भाग लेंगे जो 543 हैं। आंग्ल भारतीय का तो मैटर ही समाप्त हो गया, तो मनोनीत करने वाली पद्धति तो चली गई ना मेरे दोस्त। तो देखिए प्रश्न ऐसे घुमा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ विधानसभा के कुल सदस्य, तो जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में भी आंग्ल भारतीयों को समाप्त कर दिया है, तो इसलिए यहां से भी तो यह नियम आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसलिए इनमें से सभी सही है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं ये सभी भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मनोनीत अभी कहां पर रह गया है, राज्यसभा में और विधान परिषद में नहीं। तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप एकदम तैयार रहिएगा, आप एकदम तैयार रहिएगा। ये शायद आपकी नजर के सामने पहला प्रश्न आया हो दोस्तों, एकदम अपडेट चीज दिया हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं आगे। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है ना। चलिए देखिए दोस्तों, नोट करके डालिए, नोट नोट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। पहला पॉइंट, सदस्य भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। देखिए दोस्तों, जब नहीं लेते तो क्यों नहीं लेते ये भी तो जानना चाहिए। क्या ऐसे ही लिख दिया किताब में या पुस्तक में या कहीं पर बोल दिए कि भाग नहीं लेते हैं तो हम मान लेंगे क्या? ऐसे मान लेंगे क्या यार? तब पढ़ने लिखने का मतलब क्या हुआ? जब हम उसके बारे में गहराई से ना जाने तो फिर समझ में क्या है? तो सारी चीज को समझिए दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आखिर मनोनीत सदस्य क्यों नहीं भाग लेते, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति, ध्यान से समझते जाइए, पुरानी कहानी थोड़ा जोड़कर बताता हूं तब मजा आएगा। राष्ट्रपति मान लीजिए क्या होता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और 2 सदस्यों को, आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल 14 सदस्यों को इन्होंने मनोनीत किया। और साथ ही साथ क्या है, इसी तरह राज्य की जो विधानसभा होती थी, जो विधानसभा होती थी, विधानसभा में राज्यपाल, कौन? राज्यपाल, हर एक राज्य का एक राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था। तो कुल मिलाकर के क्या भैया, 28 राज्य। तो कहने का मतलब 28 क्या हुए दोस्तों, आंग्ल भारतीय मनोनीत होकर आए। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी हैं, कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए भैया, रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी पद पर बैठे कब?
25 जुलाई, ठीक है, मानते हैं ना 25 जुलाई, जी हाँ दोस्तों 2017 को क्या किया, इन्होंने पद धारण किया। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने क्या किया, शपथ लिया। चलिए, जब शपथ लिया तो दोस्तों शपथ लेने के बाद अब क्या होता है, 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है और हर 2 साल में राज्यसभा का भी चुनाव होता है, हर 2 साल में, जी हाँ दोस्तों 1/3 सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का। अब देखिए दोस्तों, जो ये राज्यसभा की सीटें हुई ये भी खाली हो गई और आंग्ल भारतीय की तो भैया चुनाव हुआ ही था तो वो भी खाली हो गई। अब रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया भैया, राज्यसभा की मान लीजिए 4 साल के अंदर 8 सीट खाली हो गई थी, 8 सीटों को इन्होंने भर दिया। फिर इसके बाद 2 आंग्ल भारतीयों को, कुल मिलाकर के 10 सदस्यों को इन्होंने क्या किया दोस्तों, मनोनीत किया रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। इधर क्या हुआ दोस्तों, हर एक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये 28 जी हाँ दोस्तों राज्यपाल द्वारा मनोनीत है। अब हमको बहुत आसान भाषा में बताइएगा, बहुत सरल भाषा में पूछता हूं चीजों को। कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति ने इन सदस्यों को इतने बड़े पद पर क्या किया दोस्तों, बैठाया, तो क्या ये कभी राष्ट्रपति के खिलाफ मत देंगे क्या, जिसने बनाया रामनाथ कोविंद के खिलाफ मत देंगे क्या, कभी नहीं देंगे दोस्तों, कतई नहीं देंगे, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसी तरह राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब राज्यपाल बहुत बड़ा राज्य का, याद रखना दोस्तों, नाम मात्र का प्रधान सबसे बड़ा पद होता है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए, राज्यपाल कहेंगे ऐसा है हर राज्य के राज्यपाल कि यही भैया हमको क्या किए हैं, बनाए हैं इस पद पर। तो जो आंग्ल भारतीय लोग भाई लोग हो, सब लोग क्या है दोस्तों, अपना अपना मत रामनाथ कोविंद जी को दीजिएगा। तो दोस्तों ये गलत है ना, ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है ना, कि भाई आपने लालच बस आकर के या प्रेम बस आकर के या पद का लाभ धारण करके आपने उनको क्या करवाया, मत दिया है। ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है कि नहीं है, सरासर है दोस्तों। इसीलिए प्रकृति न्याय का उल्लंघन ना हो, इसीलिए मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। बातें समझ में आई क्या, बातें समझ में आ गई होंगी तो आनंद भी आ गया होगा, मुझे इतना पता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य क्या है, भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं भाग लेते हैं। एक और है नोट नंबर सेकंड, ठीक है। ये नोट का मतलब क्या होता है, 10, 20, 50 की नोट नहीं होता है, नोट मतलब होता है विशेष, ठीक है, कुछ विशेष, जी हाँ दोस्तों बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगली नोट ये है कि विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, कि निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते भैया विधान परिषद के सदस्य, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विधान परिषद है यह राज्य विधानमंडल में क्या करता है दोस्तों, विधायिका को 2 सदन में बदलता है। कहने का मतलब, जिन राज्यों में क्या है दोस्तों विधान परिषद होती है, वह राज्य की विधान परिषद का विधानमंडल का जो सदन होता है वह 2 सदनीय हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 सदनीय हो जाता है। चलिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद, जी हाँ दोस्तों, हर राज्यों में हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद हर राज्य में हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और विधान परिषद
जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद हर राज्य में हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और विधान परिषद हर राज्यों में गठित कर दी जाए इसका रोक भी नहीं है। तो दोनों बातें क्या होती हैं? लागू हो जाती हैं। दोनों बातें क्या होती हैं? लागू हो जाती हैं। अब जानते हैं दोस्तों, विधान परिषद का गठन करना राज्यों के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है। आप जानते हैं कि जब विधान परिषद में सदस्य आएंगे तो वह भी एक विधायक की तरह होंगे दोस्तों, और एक विधायक का खर्च आप जानते हैं दोस्तों, बंगला गाड़ी से लेकर के कपड़ा प्रेस तक में कितना ज़्यादा है आपको पता नहीं होगा दोस्तों। एक सांसद और विधायक के लिए कितना धन खर्च करना पड़ता है। तो साथ ही साथ उनके लिए ड्राइवर, उनके लिए कार, उनके लिए जी हाँ दोस्तों बड़ी सारी सुविधाएं देनी पड़ती है। अब जब देनी पड़ेगी तो सरकार के ऊपर क्या होगा दोस्तों? लोड आएगा। क्या आएगा? भार आएगा। और जब भार आएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों एक अतिरिक्त खर्च आएगा। लेकिन दोस्तों जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन हो जाता है वह समझिए सिर्फ क्या है? एक लॉलीपॉप होता है। क्या होता है? लॉलीपॉप होता है। कभी कभी क्या होता है, जब अर्थात विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो विपक्ष ना मजबूत होने के कारण क्या होता है दोस्तों, कुछ सदस्य यहाँ से आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत रोक लगाते हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ पार्टी के नेता, याद रखिएगा दोस्तों, जब नहीं जीत पाते हैं तो उनको विधान परिषद के माध्यम से एंट्री करा करके नहीं, जी हाँ दोस्तों, मंत्री तक के पद दे दिए जाते हैं। मंत्री तक के क्या है? पद दे दिए जाते हैं। और यहां तक कि कई बार यह देखा गया है कि विधान परिषद के सदस्य ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। कई बार नहीं, अभी नीतीश कुमार को ही देख लो मेरे दोस्त, वहां से भी तो आपको नजर आ जाएगा। नीतीश कुमार जी भी क्या है दोस्तों, विधान परिषद से ही मुख्यमंत्री बनते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह आपके विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग इसलिए नहीं लेते हैं कि पहली बात तो समस्त राज्यों में विधान परिषद की, समस्त राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, भारत के मात्र अभी वर्तमान में 6 ही राज्य हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद है। 6 राज्य ही हैं जहां विधान परिषद है। और ये 6 राज्य में आपका उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, ठीक है दोस्तों, और आपका तेलंगाना आता है, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। पहले जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है। तो इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। और अगर विधान परिषदों को, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, अगर उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं ये 6 राज्य क्या हो जाएंगे दोस्तों, इनका प्रभुत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तब इसको रोकने के लिए कि सब में समानता रहे, जी हाँ दोस्तों, फिर वही प्रकृति न्याय कार्य करता है, नेचुरल जस्टिस, और उसके तहत हम आपको बता दें कि दोस्तों फिर यहाँ से इन लोगों को नहीं लिया जाता है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ हर एक पार्ट्स के बारे में आपको मैंने जितना अभी तक बताया वह चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो पूरी कहानी थी उसको एक विस्तृत चर्चा करके समझाने का प्रयास किया।
ठीक है, समझाने का क्या किया दोस्तों, प्रयास किया। अब आगे जो हमारी बातें होनी है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से संबंधित होनी है। किससे होनी है, राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से संबंधित होनी है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र आपको जानना चाहिए, अनुच्छेद 54 पे हमारी बातें हो रही थी ना, अब होगी अनुच्छेद 55। कौन सा, अनुच्छेद 55 पर बातें होनी है। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कह लो या फिर रीति कह लो, पद्धति कह लो या फिर रीति कह लो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति या रीति से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझ में अगर आ रहा हो तो पहली बात तो ये जानिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। ये अगर आप जान गए तो समझो बहुत कुछ जान गए। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या हुआ, ये भी बातें अब देखिए, हर एक शब्द का अर्थ बन जाए, अगर पता चल जाए तब पढ़ाई एकदम मधुर हो जाती है, समझ में आती है। जब हम लोग क्या है कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं तभी क्या होती है, दिक्कतें आती हैं, सामना करना। रट्टा मार कहानी नहीं, स्टडी 91 परिवार रट्टा तो मरवाता ही नहीं कभी भी कि आप रट करके जाइए। और दोस्तों रटी चीज कई दिन, 2 दिन 4 दिन 10 दिन याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे। जब आप कुछ पॉइंटों को समझे रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, जिस भी निर्वाचन में जनता सीधे सीधे जा करके मतदान करती है वह निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। और उस पर आसीन होने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और जिस भी निर्वाचन में जनता जा कर भाग नहीं लेती है, याद रखना उसके द्वारा निर्वाचित, जी हाँ, प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। वह निर्वाचन क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, आपके जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या कभी आपने रामनाथ कोविंद जी को मत दिया है क्या जा करके? तो एक तरह से कहोगे हाँ, लेकिन कहोगे जब सीधे सीधे कब दिया है तो कहोगे ना। बोलो दोनों में अंतर क्या हुआ दोस्तों? जब आपसे पूछा जाएगा क्या राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, आपकी सहमति से बने हैं तो आप कहोगे हाँ। बोलोगे क्यों, कहेगा क्यों, तो कहोगे सर हमने जिस प्रतिनिधि का क्या किया है दोस्तों, अर्थात चुनाव किया है, वह हमारा प्रतिनिधि जा करके क्या किया है दोस्तों, वहां मत दिया है। अब ये नहीं कि भैया तुम तो अखिलेश पार्टी के हो, तुम तो मायावती पार्टी के, तुम तो योगी पार्टी के, वहां पर ये नहीं चलता है। जो विजयी हुआ समझो उसी पर हमने क्या किया, मत किया। इसीलिए विजयी प्रत्याशी कभी ये नहीं कहता कि हमें ये मत नहीं दिए हैं, वह सीधा सीधा कहता है हमें सभी लोग मत दिए हैं। बातें समझ में आई क्या? तो इस तरह दोस्तों आप समझ रहे होंगे, कहने का मतलब यह होता है आप एक तरह से इनडायरेक्ट वाले में हाँ कह सकते हो, लेकिन कहेंगे कब दिए हो तो कहोगे नहीं दिए हैं। जी ना, यही बात है ना। तो कहने का मतलब जब नहीं दिए हो तो यह निर्वाचन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जिस भी, जी हाँ दोस्तों, भारतीय युवा या स्त्री हो चाहे पुरुष हो या कोई भी जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, वह निर्वाचन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाग ले सकते हैं। बस उनका निर्वाचन कार्ड, एक आईडी, आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और
जिस भी क्षेत्र में मत करने गए हैं उस क्षेत्र की, जी हाँ दोस्तों, जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह आप यहां से प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब वह निर्वाचन है जिसमें हम लोग सीधे सीधे मत जाकर के करते हैं उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। और ऐसे निर्वाचनों में कौन कौन आता है दोस्तों, तो पंचायत का निर्वाचन जो अभी हुआ था, ग्राम प्रधान का निर्वाचन है, उसमें हम लोग भाग लेते हैं। अगर नगर पालिका, आप नगर में रहते हैं तो नगर पालिका का जब निर्वाचन होता है तो उसमें आप सीधा सीधा मत देते हैं। विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें आप सीधा सीधा भाग देते हैं। जब लोकसभा का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के निर्वाचन में आप सीधा सीधा भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे निर्वाचन कौन कहलाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो या फिर आपके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो या फिर दोस्तों आपके जी हाँ दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हो, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हो या फिर आपके, जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन हो। किसका, ब्लॉक प्रमुख, जी हाँ दोस्तों, जिसे खंड प्रमुख भी कह सकते हो, खंड प्रमुख का निर्वाचन हो। इन सारे निर्वाचनों में आप भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं दोस्तों। तो ये सारे जिनमें आप भाग नहीं लेते हो यह अप्रत्यक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाते हैं। जिनमें आप भाग लेते हो वह प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि यह कितना महत्वपूर्ण पार्ट था यहां से। अब दोस्तों आगे की जो बातें होंगी वो कल होंगी। कल हम आपको आते ही अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 55 के अनुच्छेद 55 में जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक, जी हाँ, गुप्त मतदान प्रणाली है, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। और साथ ही साथ, जी हाँ, एक विधायक का मत कैसे निकलता है, एक सांसद का मत कैसे निकलता है, और राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन में 50% प्लस मत चाहिए उसको जानेंगे। और साथ ही साथ ऐसे कौन से चुनाव हैं जहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और कैसे चुनाव कौन कौन से हैं जहां पर एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के साथ साथ वरीयता क्रम में मत देना होता है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए चरणबद्ध तरीके से मतदान की गणना कैसे होती है। इन सारी बातों पर अगले पार्ट्स पर बहुत शानदार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमको यहीं पर दे दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे हम एक बहुत शानदार शुरुआत के साथ। आप हौसला अपना बना कर रखिएगा, कभी भी अपने सपने को भूलने की कोशिश मत करिएगा। सपना देखिए दोस्तों, लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।